आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का 3 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल 100% बिल्कुल रियल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें। जो भी पीडीएफ रहती है सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, डी ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक जो है ये किसने लिखी है। डी ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक जो है ना ये रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन ब्रांड की बात करूं तो रस्किन ब्रांड एक ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। द रूम ऑन द रूफ रस्किन ब्रांड द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। अंग्रेजी में उनके उपन्यास देहरा में आर ट्रीज स्टिल ग्रो के लिए उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रस्किन ब्रांड की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं द रूम ऑन द रूफ और द ब्लू अम्ब्रेला, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए। झुप्पा लाहिरी की मैं बात करूंगा। झुप्पा लाहिरी की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी, द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मालादीस। अरविंद अडेगा की बात करूं तो अरविंद अडेगा की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, द व्हाइट टाइगर। आर के नारायण की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, द गाइड द इंग्लिश टीचर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था कि मीराबाई किसकी शिष्या थी। देखिए मीराबाई जो है ना संत रैदास की शिष्या थी। मीराबाई 1498 से 1546 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवयित्री थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। संत रैदास या रविदास उनके गुरु थे। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीराबाई की जो रचनाएं हैं इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं, गीत गोविंद की टीकापद, नरसी जी रो मायरो पद, राग सोटा पद 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 पद, मलार राग पद, राग गोविंद पद, सत्य भावनुरूषण पद। कठिन नाम थोड़ा सा जिसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। मीरा की गर्भी पद, रुक्मणी मंगल पद, चरित्र पद, ये इनकी प्रसिद्ध जो हैं रचनाएं थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राज्य असम कितने देशों से घिरा हुआ है। देखिए भारतीय राज्य असम देशों से कुल 2 देशों से घिरा हुआ है। राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश से घिरी हुई है। असम पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के घाटियों के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित एक राज्य है। यह सतह क्षेत्र के 78,438 किलोमीटर स्क्वायर में व्याप्त है। राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर द्वारा, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश और पश्चिम में सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा घिरी हुई है। 22 किलोमीटर का भूभाग राज्य को शेष भारत से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 का उद्देश्य क्या है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य को न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी का उल्लेख है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का सिद्धांत देता है। सो गाइस अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। तो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। चलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है वो देख लीजिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में यहां से प्रश्न पूछ लिए जाए। राजनाथ सिंह
वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये भारत के विदेश मंत्री हैं। राजकुमार रंजन सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ये जयराम ठाकुर कृषि और किसान कल्याण मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री। किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री नगरीय मामलों के मंत्री हैं। ये अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ये एल मुरुगन सूचना और प्रसारण मंत्री संसदीय कार्य मंत्री। कृष्णपाल गुर्जर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ये संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार मंत्री। रविशंकर प्रसाद कानून और न्याय मंत्री। सुरेश प्रभु वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ये रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। ये विजय गोयल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। मनोहर लाल खट्टर कृषि और किसान कल्याण मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। विनोद कुमार सिंह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ये संतोष कुमार सिंह परिवहन मंत्री हैं। ये निम्बा सिंह जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट आप याद कर लीजिए। अन्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्री हैं। ये साध्वी निरंजन ज्योति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था कि 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअल लॉन्च किए गए थे। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों का उद्घाटन किया था। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन NSM के तहत भारत की बढ़ती सुपर कंप्यूटिंग क्षमता को प्रदर्शित करता है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं। कहां पर? पुणे। यहां स्थित विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप GMRT में फास्ट रेडियो बर्स्ट FRV और अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC यह सुपर कंप्यूटर पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। कोलकाता में ये स्थापित किया गया है। इसको कोलकाता में SN बोस सेंटर में यह सुपर कंप्यूटर भौतिकी ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में अध्ययन को सुविधाजनक बनाएगा। इन सुपर कंप्यूटरों का उपयोग मौसम पूर्वानुमान जलवायु मॉडलिंग दवा खोज पदार्थ विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए किया जाएगा। यह पहल भारत की सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना को सरल करने और वैज्ञानिक अनुसंधान में अग्रणीय भूमिका निभाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) जो है ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(2) का संबंध रोजगार और सरकारी नौकरियों में समान अवसर से है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिकों को किसी भी सरकारी सेवा में भर्ती में उनके धर्म जाति लिंग स्थान या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(2) किसी भी नागरिक को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति या पदोन्नति के लिए उसके धर्म जाति लिंग स्थान या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी सेवाओं में भर्ती या पदोन्नति के लिए कोई भी व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत योग्यता और क्षमता के आधार पर अवसर दिया जाए, ना कि उनके सामाजिक या सांस्कृतिक पहचान के कारण किसी कारण का भेदभाव किया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस राज्य में कटी बिहू उत्सव आयोजित किया जाता है? तो भारत के असम राज्य में कटी बिहू उत्सव आयोजित किया जाता है। कटी बिहू उत्सव असम राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे विशेष रूप से असमिया समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? किस समुदाय के द्वारा? असमिया समुदाय के द्वारा। यह त्योहार मुख्य रूप से असम में मनाया जाता है, लेकिन असम के बाहर भी असमिया लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कटी बिहू का समय और महत्व। समय कटी बिहू आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के बीच में मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से अश्विन माह के अंतिम दिन या कार्तिक माह के पहले दिन मनाया जाता है।
कृषि से जुड़ा हुआ कटी व्यू किसानों का त्यौहार है, क्योंकि यह मुख्य रूप से कृषि से संबंधित होता है। इस दौरान किसान अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि उनके खेतों में दीप जलाना। यह दीप किसानों की मेहनत और कृषि की सफलता के प्रतीक होते हैं। देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक रेलवे ग्रुप डी के 2000 प्रश्नों की जो पीडीएफ है, मास्टर पीडीएफ, अभी तक आप लोगों ने इस मास्टर पीडीएफ को नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए। तो इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए आपको करना क्या होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। लिख लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जिन बच्चों को ये मास्टर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर हमें जल्दी से मैसेज करें। इस मास्टर पीडीएफ का प्राइस सिर्फ और सिर्फ मैंने 50 रुपीज़ रखा है। तो जिन बच्चों को लेना है मैसेज हमें तुरंत करें। ये नंबर अपने फोन में सेव कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न था कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है। पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन्स है, भारत के पश्चिमी किनारे का तटीय क्षेत्र है जो समुद्र के पास स्थित है। यह मैदान गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। इसका विस्तार इस प्रकार से है। उत्तर में शुरुआत ये गुजरात राज्य में शुरू होता है और खासकर कच्छ क्षेत्र से। दक्षिण में अतः यह केरल राज्य तक फैला हुआ है जो भारत के दक्षिणी सिरे पर है। इसे समुद्र के किनारे कई प्रमुख शहर और स्थल, जैसे कि गुजरात में कच्छ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा में गोवा, कर्नाटक में उडुपी मंगलोर, केरल में कोची तिरुवनंतपुरम, और इसे कुल 3 भागों में बांटा जाता है। कच्छ और सौराष्ट्र का तटीय मैदान गुजरात, मुंबई तटीय मैदान महाराष्ट्र, मालाबार तटीय मैदान केरल। इस क्षेत्र में कई समुद्र तट, खाड़ी और नदी के मुहाने जलवायु और कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा पारंपरिक बंदरगाह जो मुंबई शहर में स्थित है। यह बंदरगाह आधुनिक समुद्री व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक पूर्वी और पश्चिमी समुद्री मार्गों का कनेक्शन है, जिसमें भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के बीच समुद्री व्यापार होता है। मुंबई बंदरगाह भारत के व्यापार का मुख्य केंद्र है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के माल का आयात निर्यात किया जाता है, जैसे कच्चा तेल, खाद्य पदार्थ, वाहन और अन्य वस्तुएं। अगला प्रश्न पूछा गया, बाबा शाहमल की मृत्यु किस क्रांति में हुई थी। सो गाइस, बाबा शाहमल की मृत्यु 1857 की क्रांति में हुई थी। बाबा शाहमल की मृत्यु 1857 के भारतीय विद्रोह, पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी। वह इस क्रांति के प्रमुख नेता थे, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ और आसपास के इलाकों में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना में संघर्ष करते हुए उनका बलिदान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गाइस कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो त्यागपत्र देना चाहता है, अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो त्यागपत्र देना चाहता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। जब कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वह इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करता है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के तहत निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्यागपत्र देने के अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। आधिकारिक प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस्तीफा केवल राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। न्यायाधीश का त्यागपत्र तभी प्रभावी होता है जब राष्ट्रपति इसे स्वीकार करते हैं। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217 में है, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं और उनका इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसलिए जब कोई न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को लिखित रूप से अपना इस्तीफा प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चुनाव आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत का चुनाव आयोग ईसीआई भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम आयोग के सचिवालय की बात करें तो आयोग का सचिवालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जल मार्गों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जल मार्गों की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। भारत में जल मार्गों की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी, जब केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग वन नेशनल वाटर वे वन को घोषित किया था। यह जलमार्ग गंगा नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के किस युद्ध में मारा गया? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में प्रसिद्ध थे। वह 1757 में हुए प्लासी की लड़ाई के समय नवाब थे, जिसमें उनकी सेना अंग्रेजों के खिलाफ हारी थी। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। ये डेट आपको याद रखनी है। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सिराजुद्दौला को युद्ध में हारने के बाद बंदी बना लिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। माना जाता है कि उसे अंग्रेजों के समर्थन से मीर जाफर ने धोखा दिया था, जो सिराजुद्दौला का सेना प्रमुख था, और उसने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रची थी। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया और इस घटना ने भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों के प्रभाव को बढ़ाया। अगला प्रश्न पूछा गया था। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या था? हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस राज्य में पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब में सर्वाधिक पड़ा, जहां गेहूं और चावल की पैदावार में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि यहां उन्नत बीज, रासायनिक खाद और बेहतर सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, गौतम बुद्ध का जीवन किसका प्रतीक है? गौतम बुद्ध का जीवन दुख से मुक्ति, आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के दुख को देखकर संसार की अस्थिरता को समझा और फिर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर साधना की। उनका जीवन यह दर्शाता है कि मानव जीवन में दुख है, लेकिन सही मार्ग का अनुसरण करके उसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी का राखीगढ़ी किस राज्य में है? सिंधु घाटी का राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। यह स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था गाइस कि प्रश्न जो बेरोजगारी है किसे कहते हैं? प्रश्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जो किसी विशेष समय या मौसम में होती है, जैसे कृषि, पर्यटन या अन्य मौसमी उद्योगों में। यह तब होती है जब किसी उद्योग या क्षेत्र में काम की मांग मौसम के अनुसार घटती या बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर कृषि कार्यों में काम केवल वर्ष से कुछ महीनों तक होता है, इसलिए बाकी समय श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा में स्वास्थ्य किसमें शामिल है? तो शिक्षा में स्वास्थ्य को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के रूप में शामिल किया जाता है। यह छात्रों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाता है। इसके तहत स्वस्थ जीवन शैली, पोषण, शारीरिक व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम और स्वच्छता जैसे विषयों को सिखाया जाता है। यह शिक्षा छात्रों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक आदतों और ज्ञान से लैस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, दल बदल का संबंध किस संविधान से है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दल बदल होगा। तो दल बदल का संबंध भारत के संविधान के 10वें संशोधन 1985 से, जिसे दल बदल अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में चुने गए प्रतिनिधियों को पार्टी छोड़ने या पार्टी के खिलाफ वोट देने से रोकता है, ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। इसे कानून के तहत यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों कि मालाबार जो तट है ये कहां पर स्थित है? तो मालाबार तट भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह तट भारतीय राज्य केरल में स्थित है और अरब सागर के साथ मिलता है। मालाबार तट केरल के उत्तर पश्चिमी हिल्स में स्थित है और यह ऐतिहासिक रूप से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। देखिए रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जिन बच्चों ने अभी तक 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है नहीं ली है, जल्दी से ले लीजिए। जल्दी से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। यह बंदरगाह कच्छ के जिले में स्थित है और यह भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वोल्ट है जो ये किसका एम्पियर है? वोल्ट और एम्पियर दोनों विद्युत से संबंधित मात्राएं हैं, लेकिन ये अलग अलग भौतिक मात्राएं हैं। वोल्ट ये देखिए, वोल्ट की अगर मैं बात करूं तो वोल्ट यह विद्युत दबाव या वोल्टेज की माप है जो यह बताता है कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए कितना बल या ऊर्जा प्रदान की जा रही है। एम्पियर की बात करूं, यह विद्युत धारा की माप है जो यह बताता है कि
सर्किट में कितनी विद्युत धारा, विद्युत कणों की गति प्रवाहित हो रही है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में रेलवे संशोधन किसने पेश किया था। 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में रेलवे संशोधन अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। यह विधेयक भारतीय रेलवे के संगठन, संचालन और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी नदी दक्कन के पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा नदी जो है ना, यह दक्कन के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रमुख नदी है जो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो भाई मेरे, मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। यह मंदिर पाटण जिले के एक मोटेरा गांव में स्थित है और इसे सूर्य देवता को समर्पित किया गया। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट में, कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना। लेकिन जो 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है, अगर आपने नहीं ली है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं और मेरी पीडीएफ से ज़्यादातर प्रश्न जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो जो बच्चा लेना चाहता है ले सकता है। नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, जल्दी से उस पर मैसेज करें। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।